देखो अभी हम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है ब्लॉक्स का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसे हमने डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा, है ना। पीरियोडिक टेबल की शुरुआत यहाँ से हुई थी, क्या हुई थी, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देखा हमने। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखे, पी ब्लॉक एलिमेंट देखे, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब अपन लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारी वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखो क्या है। कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट कब होता है? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में जाता है। तो इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी सब सेल में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा एफ सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एफ सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब सेल में जाना चाहिए। अब एफ ब्लॉक जो है वो कब आता है, कौन से पीरियड में आता है? सबसे पहले कौन से पीरियड में आता है एफ ब्लॉक? डी तो किस में आता है? चौथे में। एफ किस में आता है? हम्म एफ ब्लॉक कौन से पीरियड में आता है? ये पीरियोडिक टेबल है अपने पास। इसमें एफ ब्लॉक देखो किस में आ रहा है। जो एफ ब्लॉक है, पहली बात तो एफ ब्लॉक होता कहाँ है? एफ ब्लॉक ये रहा, देखो यहाँ पर पड़ा हुआ ना, ये जो हमारा पोर्शन है ये सारा किस में आता है? एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है। ओके, बैक ब्लॉक आ कहाँ रहा है? सबसे पहले कौन सा पीरियड है? सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में एफ ब्लॉक आते हैं। ठीक है, 57 लेंथ है, नाइट्स है और एक्टिनाइट्स है 89 पे। इनके बाद जो है 57 पे लेंथ नंबर, 89 पे एक्टिनम, ये एफ ब्लॉक के ही हो गए। समझ आई बात? 57 से 71 तक और 89 से 103 तक ये लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सेल में आता है और कौन कौन से पीरियड में आता है? फर्स्ट जो है, या फिर फर्स्ट एफ ब्लॉक, फर्स्ट एफ अपीयर इन सिक्स्थ पीरियड, फर्स्ट अपीयर इन सिक्स्थ पीरियड। सबसे पहली बार सिक्स पीरियड में अपीयर होता है। और सिक्स पीरियड में भी कौन सा अपीयर होता है? 4f। 4f हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो किस तरह से भरा जाएगा। 4f1 से 14 जाएगा, 4f1 से 14 होगा। लेकिन डी कौन सा होगा? सिक्स्थ पीरियड में डी कौन सा चलेगा? सिक्स्थ पीरियड में डी कौन सा होगा? हम्म इसमें देखो 3D है, इसमें 4D है, इसमें 5D। तो डी कौन सा होगा? 5D होगा, है ना। अच्छा, 5D 4F के बाद में भरेंगे ये पहले? बाद में भरेंगे। तो 4F से पहले हमारा जो ये अगर मैं 6 में बात करूं, उससे पहले 5P भरेंगे, फिर 6S भरेंगे और फिर क्या रहेगा? 4F, है ना। तो यहाँ पे 6S2, ये 6S2 चलेगा। 6S2 4F1 से 14 आएगा एक का, और एक का क्या आएगा? 7S2 5F1 से 14, ऐसा कह सकते हैं। या फिर इसको मैं जनरल वे में लिखूं, इन दोनों को अगर जनरल वे में लिखना चाहे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से आ सकता है?
NS2N-2F 1 से 14। जो F होगा वो 1 से 14 तक होगा। ठीक है, आई समझ में? ये पीरियोडिक टेबल है अपनी, जो 57 से 71 में तो लेंथेनॉइड्स चलते हैं, है ना, और 89 से 103 तक कौन से चलते हैं? एक्टिनॉइड्स चलते हैं। तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनका ध्यान रखना है। एफ ब्लॉक में भी देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। इन्हें पता है क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है? जैसे डी ब्लॉक का क्या था? ट्रांजिशन मेटल्स था। इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉल्ड इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बात, 104 पे देखो आता है रदर यूरेन 104 कहाँ गया? रदरफोर्ड आ गया। और फिर आता है यूरेनियम। यूरेनियम किस पे आता है? यूरेनियम आता है 92 के बाद। यूरेनियम कहाँ आता है? 92 के बाद। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। और देखो, ये जो इतने भी एलिमेंट्स हैं ना एफ ब्लॉक के, लगभग रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव, रेडियो जो रेडिएशन है उनका एमिशंस करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का। इसका कारण है क्योंकि ये हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए इनको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन ये जो जितने भी ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये अर्थ में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ मटेरियल्स भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कॉल्ड रेयर अर्थ मटेरियल्स। इनको रेयर अर्थ मटेरियल भी बोलते हैं, कॉल्ड रेयर अर्थ मटेरियल्स। इनको रेयर अर्थ मटेरियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो, अभी हमने जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनको अलग अलग क्लासिफाई किया। सबसे पहला ये कौन सा हो गया? एस ब्लॉक, ये हो गया सारा। डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, और ये हो गया एफ ब्लॉक। अच्छा, एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप का पार्ट है? ये भी ध्यान में रखना है ना अपन को बात। कौन से ग्रुप का पार्ट है एफ ब्लॉक, बता सकते हो? एफ ब्लॉक किस ग्रुप में आता है? क्या तीसरे ग्रुप में नहीं स्टार्ट हो रहा? ये तीसरे में स्टार्ट हो रहा है और तीसरे में देखो खत्म हो रहा है। तीसरे में स्टार्ट हो रहा है और तीसरे में ही खत्म हो रहा है। जो ये सीरीज होती है तो लेंथेनम सीरीज कहती है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, लेंथेनाइड्स। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड्स बोलते हैं, एक्टिनम सीरीज। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये होते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? तीसरे ग्रुप में ही रहते हैं। तो जो एफ ब्लॉक है ये क्या होता है? पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप है ना। ये भी पॉइंट याद रखना, पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप, ये तीसरे ग्रुप का पार्ट है। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप। क्लियर? ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है एफ ब्लॉक्स के बारे में। आगे बढ़े। अब देखो, एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी पीरियोडिक टेबल में। आप देखते हो कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 111, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे डिस्कवर हो चुके हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार अपन को नहीं पता कि दुनिया में कितने एलिमेंट और हो सकते हैं, है ना। और हर एलिमेंट का नाम अपन इस तरह से लिखें, जर्कोनियम, नाइबोडियम, टेंटालुम,
टंगस्टन, ऑस्मियम, इरिडियम, है ना, थैलियम, ये क्या है देखो, डर्मेस्टेंडियम, रोंगेजिनियम, ये तो क्या क्या नाम आने लगे देखो, हाजियम, बोहरियम, है ना। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, अब हर कल्चर का कोई साइंटिस्ट आया, इंडिया का आया कोई, इंडिया, इंडियन पे तो कोई नाम है भी नहीं इसमें, है ना, नहीं, इंडियन का किसी का नाम होता है राकेशियम, है ना, तो कोई भी मान लो होता है ऐसा। यहाँ पे तो अपने गाँव में तो और भी अच्छे अच्छे नाम होते हैं, कोजिया नाम है मान लो किसी का, कोजियम। तो साइंटिस्ट लोगों के नाम पे एलिमेंट्स के नाम रखना बड़े भाई इज्जत तो है, बहुत अच्छी बात है, आपने नया एलिमेंट डिस्कवर कर दिया, इतिहास बना दिया आपने। पर फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है नाम की इतनी ज्यादा, और इतने नाम अपने बच्चे कैसे याद रख पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये देखो यू यू बी, यू यू टी, यू यू क्यू, इस तरह के नेम जो है उन्होंने बनाने शुरू किए। यानी कि जो 100 से ज्यादा, कोई भी 100 से ऊपर कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो उसको हम हमारा एक नॉमेनक्लेचर बनाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स का नाम लिखने के लिए, वैसे ही एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, उनके नाम को पढ़ने के लिए, उनके नाम को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अपन लेते हैं नॉमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, 100 से ज़्यादा के लिए लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो ये टेबल जो है ये तो चली जाएगी अभी। ठीक है, इसको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेंथेनम, सीरियम, ये एलिमेंट्स हैं, है ना, याद तो नहीं रहेंगे, बस ये कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं ब्लॉक के, ये ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग जेड ग्रेटर देन 100, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन को एक नोशन टेबल ध्यान में रखनी होती है, नोशन टेबल। ये देखो टेबल क्या होती है, कुछ टेबल में डिजिट्स होगी, उन डिजिट्स का नाम और सिंबल होगा, है ना, यहाँ पे 0 से 9 तक के जो सिंबल्स है उनके लिए ये टेबल बनाई गई। देखो ये तो है डिजिट, पहले में अपन रखेंगे डिजिट, डिजिट का नाम और उसका सिंबल। डिजिट क्या है, डिजिट है जैसे जीरो, जीरो को बोलते हैं क्या, नील, जीरो को क्या बोलते हैं, नील, नील का सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल एन। ठीक है, ये स्मॉल सिंबल सिंबल होगा। फिर जीरो के बाद में वन, वन को बोलते हैं अन, क्या बोलते हैं, सिंबल हो जाएगा यू। टू को बोलते हैं बाई, क्या बोलते हैं, बाई, सिंबल क्या हो जाएगा, बी। फिर तीन, चार, पांच ऐसे होते हैं, थ्री,
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 8 और 9 हो गए, ठीक है, पूरे हो गए सारे। तीन को बोलते हैं ट्राई। तीन को क्या बोलते हैं? ट्राई। सिंबल है इसका टी। फोर को बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। सिंबल क्या होता है? स्मॉल क्यू। फाइव को बोलते हैं पैंट। सिंबल होता है स्मॉल पी। छह को बोलते हैं हैग्स। हैग्स। सिंबल हो गया स्मॉल एच। सात को बोलते हैं सेप्ट। सिंबल हो गया स्मॉल एस। आठ को बोलते हैं ऑक्ट। सिंबल हो गया ओ। नाइन को बोलते हैं इन। नाइन। इन। सिंबल हो गया ई। ठीक है। तो ये देखो, जीरो से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट्स हैं उनके नाम और ऐसे सिंबल दिए गए, है ना। नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पैंट, हैग, सेप्ट, ऑक्ट एंड इन। और इनके ये हो गए सिंबल्स। अब नाम लिखते समय देखो क्या करते हैं, पहली तो बात तो ये डिजिट्स काम में लेंगे, और जो पहला लेटर है उसको हम कैपिटल रखेंगे, बाकी के स्मॉल रखेंगे। कीप फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड अदर्स स्मॉल। अदर्स स्मॉल। पहला लेटर तो क्या रखना है? कैपिटल रखना है, और बाकी के क्या रखना है? स्मॉल रखने हैं। और हर डिजिट का नाम में सिमिलर दें। गिव नेम एंड सिंबल फॉर ईच डिजिट। जैसे 104 है तो एक का, जीरो का और चार, तीनों का क्या हो जाएगा? हर डिजिट का नाम हो जाएगा। और एक और बात, लास्ट में आई ऐड करना है। क्या ऐड करना है? आई। ऐड आई ई एम, आई यू एम, जैसे ना रदरफोर्डियम, सोडियम, है ना। आपने देखा कि बहुत सारे जितने भी उसमें ईएम चलता है, आई यू एम। तो आई ई एम, अब आई ई एम में बाई और ट्राई पे तो आई ऑलरेडी है, तो इसका आई उनका बाई और ट्राई वाले काम में ले लोगे, है ना, तो उनका आई ओमिट कर दोगे, यानी हटा दोगे। यूज आई यू एम एट लास्ट, है ना, उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। प्रीफिक्स आगे होता है और सफिक्स हो गया लास्ट में। एट सफिक्स। सफिक्स में आई यू एम यूज करना है। और फॉर बाई एंड ट्राई, और बाई एंड ट्राई आई इज ओमिटेड, है ना, आई इज ओमिटेड। मतलब दो बार आई लिखोगे नहीं ईएम लगाते समय, है ना। तो ये दो तीन रूल है और ये टेबल है, इनका यूज करते हुए हम जो 100 से ज्यादा वाले एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस टेबल का और इन रूल्स का यूज करते हुए नाम लिखना शुरू करें। नोट कर लिया? ये नोट कर लो।
देखो यूज करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें नाम लिखना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें नाम लिखना है 104, है ना, 104 एटॉमिक नंबर है, उसका नाम लिखना है। तो 1 के लिए तो क्या यूज होगा, अन, और ओ 0 के लिए नील, और 4 के लिए क्वाड, और IUM लगा देंगे तो क्या आ गया, अननील क्वाडियम। क्या नाम हो गया इसका, अननील क्वाडियम। सिंबल क्या आ जाएगा इसका, पहला कैपिटल U, फिर नील का N था, और क्वाडियम का Q, UNQ। ये इसका सिंबल हो गया। जैसे अभी ये सोडियम के Na ले लिया, अब सोडियम का नाम तो S से शुरू हो रहा है, पर सिंबल क्या है, Na है उसका। तो ये सारी चीजें क्या है कि आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे, जो डिस्कवर होंगे, उनके लिए खत्म हो जाएगी। समझ आई बात। आप नाम लिखो एग्जाम्पल के तौर पे 102 का लिख दीजिए, आप नाम लिख दीजिए 118 का, नाम लिख दो 210 का, कितनी कोई भी आ जाए सबका नाम लिख देगा ये, है ना। हाँ, डबल डबल वन आ गया क्या, तो डबल वन डबल मार्क लिख दो। 102 का क्या हुआ, अन नील बाइयम, सिंबल क्या हो गया, UNB, ये सिंबल हो गया इसका। 118 का ये क्या हुआ, अन 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 उन्नुनु, अन अन ऑफ टीयम, तो ये आ जाएगा UUO, है ना। ये क्या हो जाएगा, UUO, आया समझे, अन 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 ऑक्टियम। इसका बाई अन नील ईयम, बाई अन नीलियम, और सिंबल क्या हो जाएगा, BU BUN, ये सिंबल हो जाएगा। समझ में आया बात। तो इस तरह से हम कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 105 का बता दो, 105 अननील पेंटियम, अननील पेंटियम, सिंबल UNP। तो इस तरह से ये नाम लिखने का तरीका होता है, और सिंबल बनाने का ये नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस की जाती है। कर सकते हो कोई भी नाम, आपको बस ये टेबल याद होनी चाहिए और ये रूल्स याद होने चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, इसमें पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स मतलब साइज का ट्रेंड होता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है ना। उन ट्रेंड्स को कंट्रोल करने वाला एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जिसको हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अपन उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अलग अलग जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में किस तरह से एक पैटर्न देखने को मिलता है, और उस पैटर्न में ऑर्डर क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, वो अपन सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपन लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है, देखो इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं, पहले भी इसका जिक्र हुआ था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कई सारे इसके नाम दिए जाते हैं। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, जैसे कोई, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, Z/E होता है प्लस का। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाल रहे होते हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना भाई। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देना, या फिर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देना भाई। शील्डिंग इफेक्ट ऑब्लिक स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आगे के पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट को समझने के लिए। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाल रहे हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और मैं ऑर्बिटल्स बढ़ाऊं तो और ऑर्बिटल्स आ जाएगी, और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, नहीं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अब देखो, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मान लो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को फोकस कर लें, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया हमने, फोकस कर लिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, करेगा नहीं करेगा। मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखें अपन, तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो यहां पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है उस पे इनर इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो रिपल्शन फोर्स लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ जाने के लिए, है ना। ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां पर ये तो हो गया अट्रैक्शन फोर्स, और ये एक हो गया रिपल्शन फोर्स। ये तो है अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, और ये हो गया रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, लेकिन रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये जो रिपल्शन होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स का, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग, इज कॉल्ड शील्डिंग। इसी को शील्डिंग बोलते हैं। जैसे शील्ड नहीं होती क्या, शील्ड, ढाल, ये ढाल का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ऐसे, इसीलिए इनको क्या बोला, इस इफेक्ट को क्या बोला, शील्डिंग इफेक्ट बोला। अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से हमारा पहले जो न्यूक्लियस पे चार्ज किसी एटॉमिक नंबर जेड की वजह से, एक्चुअल में जेड जो होगा, देखो अभी ओरिजिनली तो हमारा मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब हमारा 100 के करीब एटॉमिक नंबर हो है मान लो, तो 100 एटॉमिक नंबर वाला इफेक्ट का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, मान लो 100 एटॉमिक नंबर वाला अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
उसके लिए कितना एटॉमिक नंबर चाहिए? 100 ही चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर रिपल्शन दे रहे हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो 100 से क्या हो गया? 99 98 हो गया ना? हो गया नहीं हो गया? तो यहां पर जो इफेक्टिव फोर्स है वो 98 न्यूटन हो गया। तो 98 न्यूटन जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स हो सकता है? कोई 98 एटॉमिक नंबर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है। हालांकि एटॉमिक नंबर 100 है, पर इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को अगर हम कंसिडर करें तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है ना। हालांकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अभी भी जेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को दिखाने के लिए इस जेड का जो इफेक्ट है वो 100 ना रह के थोड़ा कम हो गया, तो उसी में ही वो जो करेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। तो इस जेड में से, ओरिजिनल जेड एटॉमिक नंबर में से कुछ घटा दिया जाता है उस इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए, और उसी से ही जो नया चार्ज बना या नया जो एटॉमिक नंबर बना उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आई बात? ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया है? ये सब्ट्रैक्टेड टू कैलिब्रेट इफेक्ट ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू कैलिब्रेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जेड हो गया तो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आई बात? ये चीज नोट करिए। इस सिग्मा को अपन शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये सिग्मा जो होता है वो क्या कहलाता है? शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोला जाता है सिग्मा को। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि इस सिग्मा को कैसे निकाला जाए, है ना। कोई भी आपको एटम दे दिया जाए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हुए किस प्रकार सिग्मा को निकाला जाए, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें फॉलो करना है, उससे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। देखो, इसके लिए अलग अलग रूल्स है या फिर एक मेथड है, मेथड टू कैलकुलेट सिग्मा, है ना। या फिर पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स टू कैलकुलेट सिग्मा। ये शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाए? अगर हमें कोई शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो एस या पी में है, उसके लिए कुछ रूल्स अलग है, और एस या डी में है, पी या डी या एफ में, उसके लिए अलग है। पहला है, इफ इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आप शील्डिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हो, तो इफ इलेक्ट्रॉन इज इन एस और पी, तो इलेक्ट्रॉन एस और पी में हो, तो इसके लिए देखो रूल्स या फिर पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल शेल हायर देन द इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा। अगर प्रिंसिपल नंबर
पहले रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद में उनको अप्लाई करेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल सेल, ऑल इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल शेल, shells higher than the electron in question, than the electron in question contribute zero to sigma। ये क्या कह रहा है, देखो इस पॉइंट का मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन, अभी मान लो आपको 2s1 का निकालना है, 2s में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसका शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, तो 2s के बाद में कौन आता है, 2p, 2p के बाद में 3s, 3p। तो आपका उस प्रिंसिपल शेल से जितने भी हायर सेल होगी उसका जो है बाहर वालों का कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो यहां से है यहां से अंदर वालों का ही शील्डिंग इफेक्ट होगा, बाहर वालों का कोई शील्डिंग में कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जीरो, वो सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ईच इलेक्ट्रॉन अदर देन द क्वेश्चन इज इन द सेम, अगर कोई सेम प्रिंसिपल सेल में है जिसका मैं शील्डिंग निकाला और उसी सेल में या उसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2s का निकालना है तो 2s1 हो गया, और उस 1 के अलावा दूसरा जो हो गया उसका इफेक्ट अगर निकालना है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.35, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन अदर देन द क्वेश्चन, ईच इलेक्ट्रॉन other than the question in the same principal shall contribute, in the same principal shell में है तो contribute 0.35 टू सिग्मा। तो ये सिग्मा को कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, अगर कोई n-1 सेल में है तो वो उसका हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके बाद में जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक एक कंट्रीब्यूट करेंगे सिग्मा में। देखो तीसरा पॉइंट है, ईच इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल कंट्रीब्यूट, देखो खुद वाले तो कितने करेंगे, 0.35, बाहर वाले 0, खुद वाले 0.35, और n-1 वाले इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.85 टू सिग्मा को 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे। और चौथा है, इलेक्ट्रॉन डीपर देन n-1, इलेक्ट्रॉन डीपर और n-2, n-3 अंदर और चले जाओ तो उनके कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 1। इलेक्ट्रॉन डीपर देन n-1 each contribute 1 to सिग्मा, ये सिग्मा को 1 का कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन s और p में हो तो इस तरह की कहानी है। ये s और p के लिए है, और अगर हमें निकालना है इफ इलेक्ट्रॉन इज इन d और f, तो देखो इसके लिए रूल क्या है,
सारे रूल सेम है, चेंज पता है क्या हो रहा है, चेंज केवल इतने हो जाए, इसमें ये हो जाता है कि जो n-1 सेल होगी ना, वहां से ही क्या करना है आपको, कंट्रीब्यूशन 1 देना शुरू कर देना है बस। ऑल रूल सेम, और टेक 1 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा फ्रॉम n-1 सेल ओनली। यहाँ पे n-1 सेल में 0.85 ले रहे थे, और उसके अंदर वालों में कितना ले रहे थे, 1 ले रहे थे। इसमें क्या करना है, n-1 सेल से क्या कर लेना है आपको, 1 का कंट्रीब्यूशन ले लेना है। ऑल रूल सेम, ऑल सेम, बट टेक 1 कंट्रीब्यूशन, 1 contribution to sigma for each electron from n-1 cell and deeper। तो n-1 और डीपर सेल्स के लिए n-1 से ही क्या कर लेते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन सिग्मा के लिए 1 लेना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से सिग्मा की कैलकुलेशन आएगी, और सिग्मा की कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेंगे, जेड इफेक्टिव। सिग्मा कैलकुलेट हो गया तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर outer extra electron added to नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो करना है। नॉर्मली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p कितना 3 होता है। अब n माइनस का कितना हो जाएगा, 2p 4 हो जाएगा ना। नाइट्रोजन के लिए z कितना होता है 7, तो z इफेक्टिव क्या होगा, 7 में से हम क्या घटा देंगे, सिग्मा घटा देंगे, हमको z इफेक्टिव निकालना है ना। अब सिग्मा की वैल्यू देखो कैसे आएगी, सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी, सिग्मा निकालना है। क्या आंसर आ रहा है, सिग्मा की वैल्यू 6.55 आ रही है, नहीं तो देखो रूल्स क्या कहते हैं, जिस प्रिंसिपल सेल में होते हो उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितना है, जिस प्रिंसिपल सेल में होते हो उससे कंट्रीब्यूशन कितना 0.35। सेम प्रिंसिपल सेल, तो सेम प्रिंसिपल सेल यानी कि जो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना देंगे 0.35 का कंट्रीब्यूशन देंगे। ध्यान से समझना, देखो कंट्रीब्यूशन
ऑफ 2s एंड 2p इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लोगे? 6 इलेक्ट्रॉन का लोगे या 5 का? 5 का, क्योंकि खुद का थोड़ा ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी जो 5 है वही तो रिपेल कर रहे होंगे, तो उनका कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0.35। ठीक है, अब अपन को देखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना? जब s और p के लिए हम निकाल रहे हो शील्डिंग कांस्टेंट, जो n-1 सेल होती है उससे कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1 आता है, 0.85 आता है, तो 0.85। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का कितना होगा? 0.85। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिग्मा जो टोटल आएगा हमारा, वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो बताओ कितना आ गया जेड इफेक्टिव? ये आ जाएगा अपना 3.45, है ना? उस 3.45 को 7 में से घटा दो, तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा 7 माइनस 3.45, तो ये आ जाएगा 3.55। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है किसका? n माइनस का। ठीक है, n प्लस का भी निकाल के बताओ, एक प्रैक्टिस और कर लो। हाँ, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे नाइट्रोजन में, +1 होएगा। वो जो एक्स्ट्रा ऐड इलेक्ट्रॉन, सॉरी निकाला है इलेक्ट्रॉन, निकालने के बाद में जो पेरिफेरी का इलेक्ट्रॉन होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता दो। ये नोट कर लिया है ना? तो क्वेश्चन है जेड इफेक्टिव कितना फॉर पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन ऑफ n प्लस। जो n प्लस का जो पेरिफेरी यानी कि आउटर वाला इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा चार्ज? पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब आउटर वाला। पेरीफेरी, पेरीफेरी मारवाड़ी शब्द है, हमारी पेरीफेरी में नहीं आए तो। ऐसे बोलते हैं ना, मारवाड़ी में यूज होता है, पर इंग्लिश वर्ड है पेरीफेरी, मतलब बॉर्डर, आउटर। क्या है? 4.25। n प्लस का क्या होएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n प्लस का कितना? 1s2 2s2 2p2। निकाल सकते हो क्या? अब तो निकाल लो। सिग्मा निकालेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा बराबर आ जाएगा, पेरिफेरी का इलेक्ट्रॉन है तो 2s और 2p के कितने? 3। 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू, बताओ सम किया कितना है इसका वैल्यू? कितना आएगा? 2.75 आया, उसको 7 में से घटा दो, जेड इफेक्टिव हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना आया? कितना आया? 4.25। ठीक है, 4.25 आ गया। आया समझ में? डी और एफ का कोई क्वेश्चन होता तो उसमें 0.85 की बजाय
वन सीधा ले लेते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, समझ में आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंडीशन। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।